जय हिंद जय भारत। हम कर रहे हैं ज्ञानचंद यादव प्राचीन भारत, और उसी सीरीज में आज हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है और हमने सिकंदर पर छोड़ा था इसको, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। शुरू करते हैं। सिकंदर कौन था? तो सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। ईसा पूर्व में ईसवी में बैठा। काबुल व सिंध के बीच सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना किया था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे और सिकंदर खैबर दरे से होकर भारत आया था तथा पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्बी के विरुद्ध था। पोरस का राजा झेलम व चिनाब नदी के बीच पड़ता था। सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों को सौंप दिया। सिकंदर ने 2 नगर बुक्का फेला ब्रैकेट में झेलम नदी व निकेया बसाया था। ठीक है, सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे। वो कौन कौन से थे? एक तो बुक्का फेला था और सेकंड था निकेया बसाया था। पहला नगर अपने घोड़े के नाम पर नामकरण तथा दूसरा जो नगर था ना वो पोरस पर विजय की स्तुति में बसाया गया था। वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने ब्रट में 2 भागों जैसे कि जलमार्ग नियाकर्स के नेतृत्व में स्थल मार्ग क्रेटेरस के नेतृत्व में विभक्त हुआ। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। भारत पर सिकंदर महान का आक्रमण दूसरा विदेशी व प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी था। ठीक है, और सिकंदर एकमात्र ऐसा इतिहास पुरुष है जिसका जन्म मरण व अंतिम संस्कार 3 अलग अलग देशों में हुआ था। जन्म इसका कहाँ हुआ था? तो मकदूनिया यूरोप 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, भी महान था, संघर्ष मतलब स्ट्रगलफुल पर्सन था, पूरी लाइफ स्ट्रगल किया और आज भी नाम है इसका इतिहास में। मरण देखो तो इनका जो मरण था वो बेबीलोनिया एशिया 323 ईसा पूर्व में हुआ था, और अंतिम संस्कार देखो तो सिकंदरिया अफ्रीका 323 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है जी, हमने कर लिया था। आगे की सिकंदर के बाद लेखकों का विवरण देते हैं। तो मेगास्थनीज कब आया था? 305 से 297 ईसा पूर्व में आया था। प्रमुख रचना इसकी कौन सी है? इंडिका है। महत्वपूर्ण साक्ष्य देखे तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत था। इसने 1891 ईस्वी में मैक क्रीडल द्वारा इस संग्रह यानी इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे चंद्रगुप्त मौर्यकालीन प्रशासन व सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर पर्याप्त जानकारी मिलती है। यह तत्कालीन भारतीय समाज की 7 जातियों का उल्लेख करता है तथा सती प्रथा का भी उल्लेख है, जबकि दास प्रथा का नहीं है। आगे है डाइमेकस। तो यह कब आया था? तो यह 298 से 273 ईसा पूर्व में आया था। प्रमुख रचना इसकी अप्राप्त है। और महत्वपूर्ण साक्ष्य देखें तो बिंदुसार बेटे में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत। इसके लेखों के अवशेष स्ट्रैम्बो के विवरणों में सुरक्षित है। आगे है डायोनिसियस। यह कब आया था? तो 284 ईसा पूर्व से लेकर 262 ईसा पूर्व के मध्य आया था। और प्रमुख रचनाएं देखें तो अप्राप्त है भाई। ठीक है, महत्वपूर्ण साक्ष्य देखें तो इसके मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में मिशनरेस टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। आगे जो आता है वो लेखक है पेंट्रोक्लीज। इसका समय देखे तो 261 से 228 ईसा पूर्व में। प्रमुख रचना देखे तो पूर्वी देशों का भूगोल। ठीक है, विवरण देखें। सीरियन देश एंटियोकस प्राप्ति के किसी पूर्वी प्रांत का पदाधिकारी था, जिसके लेखों को स्ट्रैम्बो तथा सिकंदरिया के विशाल पुस्तकालय के अध्यक्ष सथेनीज द्वारा प्रशंसा की गई थी। आगे जो आता है लेखक वो है पालीबियस। इसका समय देखें तो 144 से 42 ईसा पूर्व तक था।
प्रमुख रचना देखें तो इनकी विलुप्त है। और महत्वपूर्ण साक्ष्य देखें तो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों के भ्रमण पर आए इस यूनानी विद्वान के भारत विषयक विवरण की प्रवृत्ति लेखकों के वृत्तांतों में होती है। इससे भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। आगे जो लेखक है वह एरियन कब आया था, तो 100 ईसा पूर्व में आया था भी। और इसकी प्रमुख रचनाएं देख तो ये आप देख लेना। और फिर आगे इनका विवरण देखें तो भारत के पशुओं के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। जो नेक्स्ट जो हमारा लेखक आता है वो है एरियन। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था भाई। इसकी जो रचनाएं देखें तो सिकंदर का आक्रमण और इंडिका। और इसका जो विवरण देखें तो सिकंदर का समकालीन मेगासतनी के विवरण से संबंधित इस ग्रंथ को आधुनिक इतिहासकारों द्वारा भी अधिक प्रासंगिक व विश्वसनीय माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पेरिप्लस। यूनानी लेखक है भाई। 8 से 115 ईसा पूर्व में आया है। और इसकी रचना देखें तो पेरिप्लस ऑफ द एर्थ्रियन सीज। ठीक है। इसकी यदि हम देखें कि विवरण क्या है इसका, तो एक यूनानी नाविक द्वारा जो हिंद महासागर की यात्रा पर निकला, जिसके द्वारा रोम व चीन के साथ रेशमी, मलमल, मसाले, हाथीदांत, मोती के व्यापार व रोम से मदिरा, सोने के आयात की जानकारी, फारस की खाड़ी से भृंग कच्छ में दासों के निर्यात किए जाने का उल्लेख करता है। इसमें भारत के बंदरगाहों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें भारत के बंदरगाहों का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा है वह स्ट्रैम्बो कब आया, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया। और इसकी पुस्तक देखें तो जियोग्राफी। विवरण देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य कालीन भारत की प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक स्थितियों का वर्णन इस कृति में प्रस्तुत किया गया है। तथा इसमें मौर्य काल में नावों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार तथा हस्तशिल्पी को क्षति पहुंचाने वाला को मृत्युदंड के प्रावधान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा है लेखक वह है टोलेमी। कब आया, तो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया। और इसकी पुस्तक देखें तो जियोग्राफी। भारत का भ्रमण नहीं, इसका विवरण देखते हैं हम लोग। तो विवरण में बताया गया भारत का भ्रमण नहीं किया, फिर भी उसने भारत की प्राकृतिक सीमाओं की सही भौगोलिक जानकारी न होते हुए भी भौगोलिक विवरणों से संबंधित भारत का त्रुटिपूर्ण मानचित्र प्रस्तुत किया है। आगे जो लेखक आता है वो प्लिनी। जो कब आया, तो 77 से लेकर 78 ईसा पूर्व में आया था। इसने लिखा है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, लिखा है इसने। और इस ग्रंथ में कुल 37 अध्याय थे, जिसमें 6वें अध्याय में यानी चैप्टर में भारतीय पशुओं, एनिमल्स, वनस्पतियों, खनिज व रतन धारक नदियों के विविधतापूर्ण वितरण के साथ साथ रोम के साथ भारत के लाभप्रद व्यापार का उल्लेख करते हुए रोम से भारत को प्रतिवर्ष आने वाले सोने की भारी मात्रा के लिए दुख व्यक्त किया गया है। आगे ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सिकंदर के विजित क्षेत्र कौन कौन से थे, तो ये हम करते हैं कौन कौन से थे अभी इसके क्षेत्र। सिकंदर ने विजित क्षेत्रों को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर अलग अलग उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे। सिंधु का उत्तरी व पश्चिमी भाग फिलिप को दिया था। सिंधु व झेलम का भाग तक्षशिला के शासक आम्वी को प्रदान किया। झेलम व व्यास नदी का भाग पोरस राजा को प्रदान किया। सिंधु का निचला भाग पिथौन को प्रदान किया। सिकंदर के इस कार्य से प्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से इन प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार यदि पूर्वी भारत में उग्रसेन महापद्म मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर समय उस सम्राट का अग्रदूत था। क्या था? अग्रदूत था। ठीक है। अब देखते हैं हम ब्रैकेट में क्या दिया हुआ भाई। तो भारत प्रदेश के 2 मार्ग हैं अभी, विदेशी आक्रमण और भारत प्रवेश के 2 मार्ग थे। एक तो थे विदेशी आक्रमण, है ना, और सेकंड था एशिया माइनर यानी ईरान। विदेशी आक्रमण में देखते हैं हम लोग सबसे पहले जेड्रोसिया रेगिस्तान मार्ग। हखामनी ईरानी आक्रमण हुआ था। साइरस सेकंड भारत पर आक्रमण में असफल रहा। फिर इसका पुत्र था कैम्बिसीज सेकंड, इसका पुत्र था डेरियस फर्स्ट या फिर दारा फर्स्ट। ठीक है, दारा फर्स्ट भारत आक्रमण में प्रथम सफलता मिली इसको, दारा फर्स्ट को। ठीक है। और इसका पुत्र था श्यास यानी जर्कसीज। सेकंड देखते हैं हम यूनानी आक्रमण। बैक्टीरिया काबुल घाटी मार्ग था इनका। तो यूनानी आक्रमण था। सिकंदर का आक्रमण था विजय। फिर दारा थर्ड सिकंदर द्वारा पराजित अरबेला गोंग मेला युद्ध 331 ईसा पूर्व। इसका जो पुत्र था वो था
इस ये जो था ना क्षार्स या फिर जरक्सीज का पुत्र था, और अंतर जरक्सीज सेकंड है ना, फर्स्ट सेकंड, और इसका पुत्र था ये दारा थर्ड। ठीक है। आगे सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के स्वतंत्र राजा कौन कौन से थे? तो ये नाम ध्यान याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोटा मोटा आप देख लो। आगे सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण है। समकालीन नियकिस जैकब आया था तो 327 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व में आया था। प्रमुख इसकी जो रचना है ना वह स्ट्रेम्बो व एरियन विवरण। महत्वपूर्ण इसके साक्ष्य देखे तो सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। आगे है अरिस्टोब्यूलस। ठीक है, जैकब आया था 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व के बीच में आया था। प्रमुख इसकी रचना देखे तो युद्ध का इतिहास। महत्वपूर्ण साक्ष्य देखे तो एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। आगे आता है ओनो सेक्रिट्स। इसका समय देखे तो 327 से 326 ईसा पूर्व। प्रमुख रचनाएं देखे तो सिकंदर की जीवनी। महत्वपूर्ण साक्ष्य देखे तो जहाजी बेड़े का चालक था। विवरण देखे तो भारत पर सिकंदर के आक्रमण की जानकारी के ये प्राथमिक स्रोत थे। आगे सिकंदर से पूर्व यूनानी लेखकों का विवरण देखते हैं भाई। पूर्व है ना, सिकंदर से पूर्व। इसमें फर्स्ट है स्काईलैक्स। जब कब आया भारत में? 6वीं शताब्दी ईस्वी में आया। प्रमुख रचना इसकी पता नहीं है। महत्वपूर्ण साक्ष्य देखे तो सिंधु प्रदेश की जानकारी हेतु भेजा गया पारसिक नरेश द्वारा प्रथम का यूनानी सैनिक सिंधु घाटी तक सीमित भारतीय इतिहास पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ा था। नेक्स्ट जो है वो है हिकेटियस मिलेटस। कब आया? 5 से 6 शताब्दी ईस्वी में आया। प्रमुख रचना इसकी देखे तो भूगोल जियोग्राफी। महत्वपूर्ण साक्ष्य देखे तो भारतीय इतिहास पर कोई महत्व नहीं, क्योंकि इसका भूगोल स्काईलैक्स और पारसिकों के विवरण पर आधारित था। आगे जो है वो है हेरोडोटस। कब आया? तो 484 से 431 ईसा पूर्व में आया। और प्रमुख रचनाएं देखे तो हिस्टोरिका। महत्वपूर्ण साक्ष्य देखे तो भारत नहीं आया, फिर भी भारत के दौरे पर आने वाले यात्रियों व्यापारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भारत व फारस के मध्य तत्कालीन व्यापारिक संबंधों का वर्णन किया था। नेक्स्ट जो हमारा लेखक है वो है केसियस। इसका समय देखे तो 416 से लेकर 398 ईस्वी पूर्व में, जहाँ पर 5वीं शताब्दी में आया था। रचना देखे तो इंडिका व पार्शिका है ना, इंडिका व पार्शिका याद रखना। पार्शिका किसकी है? केसियस की है। महत्वपूर्ण इसके साक्ष्य देखें तो यह राजवेद था। जो केसियस था ना, यह क्या था? राजवेद था। यूनानी पर्शियन रेस एंटी जगजीज का दूत था। भारत के इतिहास का वर्णन भारत व फारस से आने वाले व्यापारियों के वृत्तांतों पर आधारित था। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा वह अब मौर्य साम्राज्य है। तो मगध साम्राज्यवाद के उदय ने अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक एकता स्थापित की थी। इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त, बिंदुसार व अशोक के नाम उल्लेखनीय है। आगे है मौर्य वंश के शासक। फर्स्ट है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व के बीच में था ये। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। मौर्य की उत्पत्ति देखते हैं। शुद्ध उत्पत्ति संबंधी मान्यता है कि ब्राह्मण साहित्य में बताया गया कि विशेषकर पुराणों में मौर्यों को शूद्र वर्ण का माना गया है। और मुद्रा राक्षस में मौर्यों को वृषल या फिर कुलहीन यानी शूद्र वंश बताया गया है। और विष्णु पुराण में मध्यकालीन टीका तथा 10वीं शताब्दी की गुंडी राज रचित मुद्रा राक्षस की टीका से जो है आभास निकलता है कि चंद्रगुप्त शूद्र जाति का था। आगे है विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म नंद राजा की पत्नी मुरा से हुआ था। मुरा से उत्पन्न होने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। नंदों को शूद्र जाति का माना जाता है, इसलिए मौर्य ब्रांड में चंद्रगुप्त भी शूद्र जाति का ही हुआ।
आगे वृहत कथा मंजरी या फिर कथा सरित सागर चंद्रगुप्त को निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति बताया गया। आगे है सामान्य कुल की मान्यता। यूनानी साहित्यिक साक्ष्य तथा जस्टिन के अनुसार मौर्य साम्राज्य कुल से संबंधित थे। क्षत्रिय वर्ण संबंधी मान्यता जनी जैन स्रोत हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मोर पालने वाले समुदाय के मुखिया का पुत्र कहा गया है। बौद्ध स्रोत में देखें तो महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों की मांग मौर्यों के द्वारा किया जाना इस बात का द्योतक है कि मौर्य क्षत्रिय थे, क्योंकि बुद्ध भी क्षत्रिय थे। आगे दिव्यावधान बिंदुसार व अशोक को क्षत्रिय कहा गया है। आगे मान्य मत अधिकांश विद्वान मौर्यों को क्षत्रिय ही मानते हैं। मौर्यों को क्या मानते हैं? क्षत्रिय ही मानते हैं। ये जो ऊपर दिया गया वो पढ़ते हैं अब हम। यानी मौर्य वंश संस्थापक इनका चंद्रगुप्त मौर्य 222 से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच में प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। भारत का मुक्तिदाता इसका पुत्र जो था वो था बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से लेकर 72 ईसा पूर्व के बीच में रहा। इसका पुत्र देख लो भी है ना, पहले चंद्रगुप्त का ही देख लो इनका क्या क्या रहा है। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ध्यान रखो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है। और प्रधानमंत्री इसका कौन था? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। राजधानी की इसकी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। राजधानी इसकी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। राज्य के चिन्ह इसका क्या था? मयूर। भाषा कौन सी थी? पाली। शिक्षा केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। शिक्षा केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम तक्षशिला था भाई, तक्षशिला। ध्यान रखना तक्षशिला था, तो है ना। प्रशासन भले ही उत्तरी भारत में हो, है ना, शासन, लेकिन शिक्षा केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में था, आउट ऑफ इंडिया। और भाषा कौन सी थी? पाली। जन सामान्य की भाषा थी पाली, संस्कृत भाषा नहीं थी, पाली थी। ठीक है। उपनाम इसके विविध नाम देखे तो सेंड्रोकोटस, स्ट्रैम्बो, एरियन व जस्टिन के ग्रंथ। ठीक है। एंड्रोकोटस, एपियनास व प्लूटार्क के ग्रंथ। फिर चंद्रगुप्त, जूनागढ़ का अभिलेख। फिर विवाह हेलेना यानी सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पुत्री से हुआ था। इसका हेलेना से हुआ था। सिकंदर का उत्तराधिकारी जो था ना सेल्यूकस, उसकी पुत्री से हुआ था चंद्रगुप्त का विवाह। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। किससे होता? हेलेना से हुआ था। चंद्रगुप्त सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस, उसकी पुत्री से। विशेष देखें तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका की रचना की। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला में 297 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था, संलेखना पद्धति के द्वारा। ठीक है। अच्छे और रोचक तथ्य हैं इनके बारे में। नेक्स्ट जो आता है वो है इनका पुत्र बिंदुसार था। इसके बारे में देखें तो ये आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का था? आजीविक संप्रदाय का। प्रधानमंत्री इसका चाणक्य यानी आरंभ में, और खलाटक बाद में था। खलाटक बिंदुसार का जो बाद का जो पीएम था ना, वो खलाटक था। विविध नाम देखे इसके तो भद्रसार वायु पुराण में मिलता है। ठीक है। और फिर एमित्रोचेटस इसको यूनानी लेखक बोलते हैं। सिंहासेन इसको जैन ग्रंथ में बोलते हैं। और अलिट्रोकेटस इसको स्ट्रैम्बो बोलते हैं। और बिंदुपाल इसको चीनी विवरण में बोलते हैं। आगे अशोक मस्कीय अभिलेख, अशोक पुराण, अशोक वर्धन, ब्रह्मलिपि, प्रियदर्शी। इसके बारे में अब इनके अशोक के उत्तराधिकारी देख लो। पहले कुणाल थे भी, धर्म विविधर्न। फिर दशरथ थे, बंधुपालित, आजीविक धर्म उपासक थे दशरथ। फिर संप्रति दुपालित थे, जैन धर्म का उपासक था। फिर शालीशुक था। फिर
देव वर्मन था, फिर शतधनुष था, फिर बृहदत्तर यानी अंतिम मौर्य शासक था। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। आगे जो हमारा आता है ना वो है 261 ईसा पूर्व में अशोक के कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, सफलता प्राप्त की। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। ये स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम। तो शुरू करते हैं। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नामों का उल्लेख मिलता है। फर्स्ट है सेंड्रोकोटस। इस शब्द का प्रयोग स्टैम्बो एरियन व जस्टिन ने किया है। आगे एंड्रोकोटस है, तो इस नाम का प्रयोग एम्पियानस और प्लूटार्क ने किया है। फिर आगे है सेंड्रोकोटप्स, इसका प्रयोग नियाकर्स ने किया है। फिर आगे आता है 28 फरवरी 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। ठीक है, आगे जो है चंद्रगुप्त का नाम प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। चंद्रगुप्त ने मेगसथनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। स्ट्रैम्पो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालीब्रोथम पाटलिपुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्षवंशीय बिंबिसार के समय में आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक था। चंद्रगुप्त मौर्य किसका समर्थक था? जैन धर्म का समर्थक था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्यकाज अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया तथा जैन आचार्य भद्रबाहु से शिष्यत्व ग्रहण कर उसके साथ श्रवण बेलगोला कहाँ है अभी? मैसूर में है अभी। चला गया तथा चंद्रगिरी पहाड़ी पर कायाक्लेश निसलेखना द्वारा 297 ईसा पूर्व में प्राण त्याग दिया। कितनी अजीब अवस्था है ना, मतलब जीवन त्यागने के लिए कायाक्लेश किया इसने, और साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था इसका। आगे सेल्यूकस से युद्ध इसका 305 से लेकर 4 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना। किसका राजा बना? बेबीलोन का राजा बना। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जो सेल्यूकस था वो बेबीलोन का राजा बन गया। अभी बैक्ट्रिया विजय के बाद उसके मन में सिकंदर के भारत विजय के अधूरे काम को पूर्ण करने की लालसा जाग उठी। फलस्वरूप काबुल के मार्ग से होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ा। उसने सिंधु नदी पार की और चंद्रगुप्त की सेना से उसका सामना हुआ, परंतु चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ। और 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि होगी। अब हार गया तो कुछ तो करेगा, तो उसने संधि कर ली। भाई संधि देखे तो इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एम्पियानस ने किया है। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 5000 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य प्रदान किए।
एरिया, हेरात, अराकोशिया, कंधार, जेड्रोशिया, मकरान तट और पेरीपेनिशदाई यानी काबुल। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगसतनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। आगे जो आता है जो हम देखते हैं इसका मौर्य साम्राज्य देख लो भी। अब ये सभी महत्वपूर्ण स्थल हैं। लागमन कहाँ था देख लो भी। मनसेरा कहाँ था, वित्सता कहाँ था, अस्कनी, पुष्पुनी, शुत्रुदी, विपाशा, जी सारी ना नदियाँ हैं। और ये नदियों के जो वेदीय ऋग्वेद में जिनका उल्लेख है ना उन नामों को दे रखा है, वर्तमान नाम नहीं दिए हुए हैं। ये टोपरा कहाँ है, ठीक है। फिर इंद्रप्रस्थ कहाँ है, विराट कहाँ है, मथुरा कहाँ है, ठीक है। फिर मेरठ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, अरिराज, फिर सासाराम, फिर ताम्रलिप्ति, तामलुक, पाटलिपुत्र, बराबर, सारनाथ, इलाहाबाद, रूपनाथ, कौशाम्बी, चंबल, सांची, विदिशा, नर्मदा, उज्जैनी है ना। ये सारे के सारे नाम दे रखे हैं। प्रतिष्ठान दक्षिण भारत में था भाई। मस्की, गोवी मठ, तुंगभद्रा, इरागुद्दी, ब्रह्मगिरी ये सारे कहाँ थे, ये सारे के सारे थे दक्षिण भारत में। ये अशोक ने सर्वप्रथम विश्व को जिन्हें दो का वह राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है का पाठ पढ़ाया था भाई। जिसने अशोक ने सर्वप्रथम किसने पढ़ाया था, अशोक ने पढ़ाया था। आगे आता है हमारा पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। इसके उत्तर में देखिए उत्तरापथ तक्षशिला को जाता है, प्राच्यापथ कलिंग को जाता है, अवंती पंथ उज्जैन को जाता है और दक्षिणापथ स्वर्णगिरी को जाता है। विश्व का प्रथम सम्राट अशोक जिसने शस्त्र त्याग व विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम भारतीय शासन अशोक द्वारा किया गया। भारतीय शासन अशोक द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो है चाणक्य कौन थे भाई, तो चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चाणक्य शिक्षक थे भाई, कहाँ थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शिक्षा केंद्र कहाँ था भाई, तक्षशिला था। भाषा कौन थी, पाली। संस्कृत नहीं थी भाई, पाली थी। और इसको शुद्ध वंश से माना जाता है किनको, चंद्रगुप्त मौर्य का। इनके पिता चाणक्य थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। इनका उपनाम कौटिल्य था जो लोक प्रशासन की प्रथम प्रामाणिक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र पढ़ में जो 15 अभिकरणों खंडों में विभाजित है के अनुसार राज्य के 7 अंग स्वामी, राजा, मात्य, मित्र, सेना, कोश, दुर्ग व जनपद बताए गए हैं। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक, ब्रह्म में सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। आगे की मेगास्थनीज की पुस्तक देख लेते हैं भाई। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच में रहा। उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। इंडिका ग्रीक भाषा में है। कौन सी भाषा में, ग्रीक भाषा में। इसे मौर्य समाज का दर्पण कहा जाता है। कौन सी भाषा में, ग्रीक भाषा में। पाली भाषा में नहीं है, भले ही उसने लिखा मगध में आकर है ना, लिखा उत्तरी भारत में आकर है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की भाषा तो पाली थी क्योंकि यह शूद्र वंश से था। लेकिन जो दरबारी जहाँ आया ना मेगास्थनीज है, उसने ग्रीक भाषा में लिखा है सारा कुछ। इसे मौर्य समाज का दर्पण भी कहा जाता है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोटस के रूप में उद्धृत किया है। इसके अनुसार शासक के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक के रूप में रहती थी। चंद्रगुप्त की राजधानी पोलीब्रोदा पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित था तथा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। मेगास्थनीज ने उत्तरापंथ का वर्णन किया है। यह सड़क सिंध को बंगाल के सोनारगांव से जोड़ती थी। इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। और मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। दास प्रथा विद्यमान, अब मेगास्थनीज बोलता है कि भारत में दास थे ही नहीं ना, दास प्रथा विद्यमान थी ही नहीं।
जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया। कौटिल्य ने कर दिया भी, वो बोलता है कि 9 प्रकार के दास थे, है ना। मैगस्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण राशनिक प्रणाली का भी वर्णन है। मैगस्थनीज के अनुसार भारत में लेखन कला का अभाव था। ये मैगस्थनीज बोलता है कि ना ना, जहाँ पर तो लेखन कला थी ही नहीं है, और हमें इतने पहले से ही इतना कुछ लिखित रूप में से, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि हालांकि वो पढ़ी नहीं गई है अभी तक, लेकिन 23 ईसा पूर्व से लेकर 19 ईसा पूर्व में भी हमें लेखक लिपि थी जहाँ, तो इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर लेखन कला थी नहीं। ठीक है। अब इनके बाद जो आते हैं ना शासक, वो है बिंदुसार। 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक रहे हैं जे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य एवं दूधरा का पुत्र था। पैदा होने पर उसके मस्तक पर बिंदु था। उसके मस्तक पर क्या था? बिंदु था भाई। और इसका नाम क्या रख दिया? बिंदुसार पड़ा। यह सिजेरियन यानी सर्जरी तकनीक से पैदा शासक था। सर्जरी इस तकनीक से पैदा शासक था। यूनानियों ने इसे अमित चेटस या फिर अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला है। परिशिष्ट पर्व में बिंदुसार की माता का नाम धूध्रा जानिब्रट में जैन परंपरा के अनुसार मिलता है, और जैन ग्रंथ सिंहासन कहा गया है। और यूनानी लेख एथनेसियस बिंदुसार के मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर एवं यूनानी लेख एंथनियस बिंदुसार के मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से 3 वस्तुएं मीठी मदिरा, फिर सूखी अंजीर एक सोफिस्ट यानी दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेज दिया था। ठीक है, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे। आगे कि बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। सीरिया शासक एंटियोकस फर्स्ट ने डायमेक्स नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राजदरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया। मिस्र शासक फिलाडेल्फस टोलेमी सेकंड ने डियानिसियस नामक मिस्र राजदूत को बिंदुसार के राजदरबार में नियुक्त किया। दिव्यावदान में उल्लेख आजीविक संप्रदाय के पिंगलवत्स ब्रट में ज्योतिष से बिंदुसार के अच्छे संबंध का प्रमाण मिलता है। बिंदुसार की मंत्रिपरिषद सबसे बड़ी थी, जिसमें 500 सदस्य थे। इनके जो प्रमुख थे ना, यानी पीएम प्रधानमंत्री, वो थे खलाटक। प्रथम जो थे प्रधानमंत्री वो तो चाणक्य थे, लेकिन जो बाद में थे ना, वो ये थे खलाटक प्रधानमंत्री। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में के आसपास लगभग हो चुकी थी। ठीक है, तो सम्राट अशोक और अशोक के नाम में उपाधि बताया गया है भी अशोक। इसके जो स्रोत है ना, वो मस्की लघु शिलालेख में अशोक बोला गया है अशोक को। ठीक है, फिर अशोक मौर्य रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में इसको अशोक मौर्य बोला गया है, और पुराण में इसको अशोक वर्धन या फिर अशोक वर्धन बोला गया है। और निट्टूर लघु शिलालेख में से राजा अशोक बोला गया है। फिर गुजरात लघु शिलालेख में से देवनाप्रिय अशोक राजा बोला गया है। फिर उड्डीगोलम लघु शिलालेख में से राजा अशोक देवनाप्रिय बोला गया है। और गांधार वैद्य शिलालेख दीपवंश महावंश में से पियदस्सी राजा बोला गया, और बराबर गुहा लेख में से पियदस्सी राजा बोला गया है। और बाबरू विराट लघु शिलालेख में से पियदस्सी राजा मगध बोला गया है। आगे अशोक के लघु शिलालेखों में नामकरण देखें
तो मस्की अभिलेख इसमें अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। मस्की अभिलेख में इसमें अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है और इसी अभिलेख में उसका अशोक नाम भी मिलता है। बाबरू या विराट अभिलेख, इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है तथा इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध स्तंभ तथा संघ का उल्लेख है। नेतुर व उड्डेगोलम, इसमें अशोक नाम मिलता है। आगे गुर्जरा व रुद्रताम्मन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें भी अशोक नाम मिलता है। आगे है एरगुंडी, इस अभिलेख के लिखने की शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं है। आगे अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ शीर्ष में सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 संजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। सिंहों के तने हुए शरीर की मांसपेशियां, लहराते हुए केश तथा गैठीले अंग प्रत्यंग अत्यंत सूक्ष्मता एवं चतुरता के साथ बनाए गए हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। इनसे चारों दिशाओं में उनके राज्य तथा धर्म के प्रचार की सूचना मिलती है, अथवा इन्हें शाक्य सिंह बुद्ध की शक्ति का प्रतीक माना जा सकता है, जो जन्म से चक्रवर्ती थे। सिंहों के महत्व पर महाधर्मचक्र स्थापित था, जिसमें मूलतः 32 लिपियां तीलियां थी। जय शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है, जो बुद्ध तथा अशोक दोनों के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। सिंहों के नीचे की फलका पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं, जो धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक हैं, और इसी पर 4 पशुएं गज, अश्व, बैल, सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं, जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। 4 हिंदू देवताओं इंद्र, सूर्य, शिव तथा दुर्गा का प्रतीक माना है। हिंदू धर्म में हाथी इंद्र का, अश्व सूर्य का, वृष शिव का तथा सिंह दुर्गा का वाहन माना गया है। ये पशु बुद्ध के जीवन की 4 महान घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तदनुसार हाथी उसके गर्भस्थ होने में, जिसमें उसकी माता माया ने एक श्वेत हाथी को स्वर्ण से उतर कर अपने गर्भ में प्रविष्ट होते हुए देखा था। श्रव जन्म में बुद्ध की राशि वृषभ थी। अश्व ग्रह त्याग तथा सिंह बुद्ध का प्रतीक है। ब्रिट में जो समय में शाक्य सिंह थे, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ, तो इसी स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया। ठीक है, अब जो आगे हमारा सम्राट आता है ना, वो है अशोक जी आते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अशोक। अब अशोक के बारे में पढ़ेंगे हम। 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रह रहे हैं। अशोक पुत्र बिंदुसार का पुत्र था। इनकी माँ जो थी वो शुभ दागरी देव्यावदान के अनुसार थी। पत्नी इनकी देवी थी, विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री, और सिहली परंपरा के अनुसार यह अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र व संघमित्रा जन्मे थे। दिव्यावदान में अशोक की एक अन्य पत्नी तिरक्षिता का उल्लेख है। शिलालेख, इलाहाबाद अभिलेख या रानी का अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है, में शिलालेख में उल्लिखित अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का ही उल्लेख है। कारुवाकी का ही उल्लेख है। आगे असंधिमित्रा अशोक की पटरानी थी। ठीक है, क्या थी? पटरानी थी, जो कि निसंतान थी, परंतु पद्मावती अन्य पत्नी थी, जिससे कुणाल उत्पन्न हुआ था। राज्यारोहण के पूर्व अशोक उज्जैन, बेड़ में अवंती व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। उपाली बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बौद्ध होने के पूर्व उसे अशोक यानी चंड अशोक कहते हैं। कौन सा अशोक कहते हैं? चंड अशोक। कौन सा अशोक? चंड अशोक कहते हैं। शासनादेशों को शिलाओं पर खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक अशोक था, जिसे शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। शिलालेख देखें तो शिलाओं तथा चट्टानों पर उत्कीर्ण
देशों को कहा जाता है। स्तंभों पर उत्कीर्ण शासनादेश स्तंभ लेख कहलाते हैं। अशोक का नाम मात्र लघु शिलालेख प्रथम की प्रतिकृतियों में मिला है। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन 4 वर्ष तक गृहस्थ में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। कल्लन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था। कल्लन में ये लिखा गया है, कल्लन ने लिखा है राजतरंगिणी में। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। ठीक है, अशोक ने शस्त्र त्याग की क्या कर दी? घोषणा कर दी। जो नेक्स्ट है अशोक का दम। फिर अशोक का दम देखते हैं। तो कल्लन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। दम्भ शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतरण है। धर्म को पाली भाषा में दम्भ, यानी धर्म को ही पाली भाषा में क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। दूसरे तथा सातवें, इसका जो दूसरा और सातवां स्तंभ लेख है ना, उसमें इसने धम्म की व्याख्या की है अच्छे से, जो कि साधुता, कल्याणकारी, अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मुद्दता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, है, दया, दान है। धर्म प्रचार के प्रदेश महेंद्र व संघमित्रा श्रीलंका गए थे और मज्जानितक कश्मीर व गंधारा गए थे। महारक्षित यूनान देश गए थे। महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र गया था। महादेव महिषमंडल मैसूर गया था। रक्षित वनवासी कर्नाटक गया था। धर्मरक्षित अपरातक गया था और मज्जिम हिमालय देश गया था। और सोन तथा उत्तरा स्वर्णभूमि गए थे। स्वर्णभूमि उत्तर पूर्वी मतलब हमारा जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो देश है ना, इधर वाले उधर उसको बोलते थे स्वर्णभूमि कंट्रीज, उधर गए थे वही लोग। आगे अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों का धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी अंकित होती है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आगे अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता कौन कौन से थे? तो भाई सभी तो याद करने की जरूरत है नहीं। दिल्ली फिर भी 16 ही हैं, देख लेते हैं। खोजकर्ता फिर उनके वर्ष, मतलब दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज पेड्रे टिफेंथेलर ने की थी, 1785 में की थी। दिल्ली ओपरा की कैप्टन पॉलियर ने की थी, 1785 में की थी। उसने 50 में की थी, इसने 85 में की थी। बराबर वह नागार्जुनी गुफा की हैरीगंटा ने की थी, 1785 में ईस्वी में की थी। गिरनार अभिलेख की लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने की थी, 1822 ईस्वी में की थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख की टी.एस. भट्ट ने की थी, 1834 ईस्वी में की थी। फिर शहबाजगढ़ी की एक फ्रांसीसी अधिकारी ने की थी, 1837 ईस्वी में की थी। फिर धौले अभिलेख की किंटो ने की थी, 1837 ईस्वी में की थी। भाबरू शिलालेख की कैप्टन बर्ट ने की थी, 1840 ईस्वी में की थी। जोगड़ी अभिलेख की सर वाटर इलियट ने की थी, 1885 ईस्वी में की थी। कालसी अभिलेख की जॉन फॉरेस्ट ने की थी और 1860 ईस्वी में की थी। रामपुरवा की कालाइड ने की थी, 1832 ईस्वी में की थी। मानसेरा की कैप्टन ले ने की थी, 1889 ईस्वी में की थी। निगाली सागर की फिहरर ने की थी, 1895 ईस्वी में की थी। और रूमी नदेई की फिरहर ने की थी, 1896 ईस्वी में की थी। और सारनाथ स्तंभ की ओरेल स्टाइन ने की थी, 1905 ईस्वी में की थी। और मस्की अभिलेख की बिडेन ने की थी, 1915 ईस्वी में की थी। आगे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप सांची बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
जो है पहाड़ी पर मौर्य शासक अशोक के विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था, और जो है ईंटों का बना था, जिसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगी थी। सांची के दीर्घ काल तक बौद्ध धर्म से संबंधित रहने के कारण इसका नाम चैत्य यानी चैत्यगिरी प्रसिद्ध था। अशोक द्वारा निर्मित अशोक द्वारा निर्मित महास्तूप शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया। लकड़ी के स्थान पर पाषाण वेदिका बनाई गई तथा चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए। बुद्ध के जीवन की घटनाओं व जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत हैं। इन पर सिंह, हाथी, धर्मचक्र, यज्ञ, त्रिरत्न के चित्र त्रिरत्न आदि के चित्र क्या खुदे हुए हैं। वेदिकाओं पर अंकित लेखों में दानकर्ताओं के नाम सुरक्षित हैं जिन्होंने स्मारकों के निर्माण में योगदान किया। इनमें शासक, भिक्षु, सामान्य जन सभी हैं। और मुख्य स्तूप के दक्षिणी द्वार पर उत्कीर्ण लेख में सातवाहन शासक सातकर्णी का नाम है। आगे मौर्यकालीन स्रोत देखे तो पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। पहले पुरालेख में मौर्य, ठीक है। सेकंड जो है वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्य में देखे तो अशोक, फिर सोहगोरा व महास्थान अभी तक दशरथ का नागार्जुनी गुहालेख। और अशोक में देखे तो अशोक के शिलालेख यानी 10 स्थलों पर 14 शिलालेख, कई स्थलों पर 3 लघु शिलालेख, फिर 3 स्थलों पर 2 विशिष्ट यानी क्लिंग लेख। स्तंभ लेख देख लें भाई, 6 स्थानों पर स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख हैं। 3 स्थानों पर 3 लघु स्तंभ लेख हैं। गुहा लेख देख लें तो बराबर पहाड़ियों पर 3 गुहा लेख हैं। पुरातत्व में अज्ञ मुद्रा देखते हैं, चांदी के पन्ना। कला विशेष में देख रहे तो दरबारी कला, स्तंभ, स्तूप, गुफा, महल, फिर लोक कला, मूर्ति कला व मरण मूर्तियाँ। भौतिक विषय देख रहे तो उत्तरी चमकीले मर्तबान, छल्लेदार कुएं आगे थे भी तब लोहा वस्तुएं। फिर आगे साहित्यिक स्रोत में देखे तो निरपेक्ष स्रोत, इसमें देशी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, फिर विदेशी मैक्सथनीज का इंडिका। धार्मिक स्रोत देखे तो बौद्ध, जैन, परिशिष्ट पर्वण, फिर ब्राह्मण पुराण। बौद्ध में देखे तो देशी जातक, दीर्घ निकाय, वामसत्पनिक्षिणी और विदेशी दीपवंश, महावंश, ठीक है। अब जो हमने ऊपर पढ़ा है कि है ना कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी और इसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जबकि इससे पहले वह ब्राह्मण मतानुयायी था। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंस ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मणी लिपि में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई थी। आगे अशोक के शिलालेख, विश्वद्रोह। कलिंग युद्ध में 2 लाख से अधिक हत्या करने वाले अशोक कैसे अहिंसावादी बन गए और कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ। 262 ईसा पूर्व उसके शिलालेखों पर दर्ज उनकी कहानी विश्वद्रोह के रूप में समूचे विश्व में जानी जाएगी। संस्कृति मंत्रालय ने देहरादून के पास कालसी स्थित अशोक शिलालेख समेत देश व विदेशी भूमि पर स्थित कुल 8 शिलालेखों को विश्वद्रोह बनाने के प्रस्ताव की स्वीकृति 13 जुलाई 2012 को दी थी। आगे है अशोक के प्रमुख शिलालेख देखें तो स्थल, फिर जिला, फिर प्रदेश यानी कालसी देखें तो इसका जो जिला था वो देहरादून था, प्रदेश देखें उत्तराखंड, गिरनार जूनागढ़ में था और प्रदेश इसका गुजरात था। नेक्स्ट जो हम देखते हैं हमारा कि एरागुंडी करनूल में था, वर्तमान प्रदेश का कर्नाटक है। सुपारा ठाणे में था यानी महाराष्ट्र। जोगढ़ अशोक के प्रमुख शिलालेख जिनमें जो जोगढ़ था वो गजाम में था और उड़ीसा में। धौलीपुरी यानी उड़ीसा में था। शाहबाजगढ़ी मर्दान बैड में अफगानिस्तान में था। शाहबाजगढ़ी मानसेरा यानी पाक अफगान सीमा पर था। आगे पृथक कलिंग प्रज्ञापन। धौली व जोगढ़ के शिलालेख पर 11वें 12वें 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं है।
उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खोदे हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। ओके भाई, ये ध्यान रखना आप लोग भी। अब जहाँ कालसी शिलालेख बारे में बताया गया कि मगध के मौर्य वंशी सम्राट अशोक ने अपनी 14 राजाज्ञों को 262 ईसा पूर्व शिलालेख लिखवाया है। यह वह समय था जब अशोक कलिंग युद्ध में विजय हुए और उनका हिंसा से मोहभंग हो गया। जॉन फॉरेस्ट वर्ष 1860 ईस्वी में इसे खान द्वारा प्राप्त किए थे। शिलालेख पर प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें अहिंसा के साथ नैतिक मानवीय सिद्धांतों, चिकित्सा व्यवस्था, कुएं खुदवाने और फिर वृक्ष लगाने, धर्म प्रचार, माता पिता व गुरु सम्मान समेत कई अच्छाइयों पर बल दिया गया है। आगे है कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अशोकगढ़ में प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय राजा ने अपने पिता एवं पितामह की दिग्विजय की नीति को जारी रखा। उस समय कलिंग का राजा मगध साम्राज्य की प्रभु सत्ता को चुनौती दे रहा था। कलिंग को महापद्मनंद ने जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बिंदुसार के शासनकाल में किसी समय कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेखों से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का इस प्रकार उल्लेख हुआ है, इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई तथा इससे भी कई गुना अधिक मर गए। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से कष्ट हुआ। सम्राट ने इस नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया तथा राजकुल का कोई राजकुमार वहां का उपराजा वायसराय नियुक्त कर दिया गया। कलिंग में दो अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। फर्स्ट है उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली और सेकंड है दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़। कलिंग ने फिर कभी स्वतंत्र होने की चेष्टा नहीं किया। मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। यह कलिंग युद्ध का तत्कालिक लाभ था। इस प्रकार कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया करुणा से उद्वेलित हो गया तथा उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, आगे जो है अशोक के अभिलेख देखे तो फर्स्ट है शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख देखें तो स्तंभ लेख दीर्घ, स्तंभ लेख लघु, स्तंभ लेख गुहा लेख। आगे घटनाएं फिर राज्याभिषेक के वर्ष, कश्मीर व खोतान पर विजय राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में हुई थी। कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8वें या 9वें वर्ष में हुई थी और बौद्ध गया की प्रथम धर्म यात्रा 10वें वर्ष में हुई थी। प्रथम लघु शिलालेख प्रतिस्थापित 11वें वर्ष में हुआ था। सुदामा गुफा आजीविक 12वें वर्ष में हुआ था। राजकों की नियुक्ति 13वें वर्ष में हुई थी। महामात्र नामक नए अधिकारी की नियुक्ति 14वें वर्ष में हुई थी। लुम्बिनी की धर्म यात्रा 20वें वर्ष में हुई थी। स्तंभ लेखों का प्रसारण 28वें वर्ष में हुआ था। अशोक की मृत्यु 38 ईस्वी में हो गई थी। आगे अभिलेखों के प्रकार, शिलालेख यानी यह लेख पहाड़ों को काटकर शिला खंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किया जाता है। स्तंभ लेख देखें, शिलालेख देखते हैं जय लेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किया जाता है। सेकंड है स्तंभ लेख, प्राकृतिक शिलाओं की प्रचुर अनुपलब्धता के कारण पत्थरों से तैयार कृत्रिम स्तंभों पर उत्कीर्ण लेख जिसको अन्य स्थलों पर आसानी से गाड़ा जाता है। आगे गुहालेख, जयलेख दानवीर व धार्मिक सहिष्णु राजाओं द्वारा साधु संतों तथा भिक्षुकों को रहने हेतु बनाए गए शैल गुहाओं में दानदाता व दान लेने वालों पर प्रकाश डालने हेतु उत्कीर्ण लेख निर्मित किए गए थे। आगे जो आते हैं हमारे वो है शिलालेख अशोक के शिलालेख के 2 वर्ग, वैध शिलालेख व लघु शिलालेख है। 14 वैध शिलालेख व उनकी विषय वस्तु देखते हैं।
पहला जो था पशु हत्या व उत्सव समारोहों पर प्रतिबंध। प्रसिद्ध उदाहरण जहाँ कोई जीव मारकर बलिदान न किया जाए। पहले प्रियदर्शनी के ही रसोईघर के लिए प्रतिदिन हजारों जीव मारे जाते थे, पर अब जब यह दम्भ लिपि लिखवाई गई, रसोई के लिए 3 जीव मिनट में 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं। आगे है कि जे 3 जीव भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। दूसरे वैध शिलालेख में क्या बोला गया है? इसमें समाज कल्याण संबंधी कुछ कार्य बताए गए हैं जो दंभ के कार्यों में निहित है। इसमें 2 प्रकार बैठे मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए चिकित्सा परिचर्चा का उल्लेख है। इसमें अशोक अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत केरलपुत तथा ताम्रपर्णी का नामोल्लेख करता है। आगे तीसरा देखें तो इसमें ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति उदारता को एक विशेष गुण तथा माता पिता की सेवा करना, फिर अल्प व्यय करना एवं अल्प संचय करना को अच्छा कार्य बताया गया है। प्रसिद्ध उदाहरण मेरे साम्राज्य में सभी जगह युक्त राजकुओं व प्रादेशिकों के साथ प्रति 5वें वर्ष दौरान अनुसंधान करे, जिससे वह प्रजा को धर्म की और अन्य कार्यों की शिक्षा दे सके। चौथा जो वैध शिलालेख है इसमें दम्भ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि दम्भ नीति के द्वारा अनैतिकता तथा ब्राह्मण श्रमणों के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा, मित्रों संबंधियों के साथ अशोभनीय व्यवहार एवं इसी प्रकार के अन्य गलत प्रवृत्तियों पर रोक लग सकती है। पशु हत्या भी रोकी जा सकती है। 5वां जो शिलालेख है इसमें प्रथम बाल अशोक के शासन के 14वें वर्ष में दम्भ महामात्यों की नियुक्ति एवं ना 5वां जो वैध शिलालेख था उसमें दम्भ महामात्यों की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्यों की चर्चा की गई है। आगे जो है 6 देखें तो इसमें महामात्यों के लिए आदेश है। शिलालेख के दूसरे भाग में सजग सक्रिय प्रशासन व सुचारू व्यापार का उल्लेख है। इसमें धर्म लिपियों को खुदवाने का उद्देश्य बनाए गए हैं। फर्स्ट है पाषाणों पर खुदे होने से ये लेख जो स्थायी होंगे। सेकंड है उनके परावर्ती पुत्र पौत्र प्रजा के भौतिक लाभ के लिए उनका अनुसरण कर सकेंगे। आगे प्रसिद्ध उदाहरण किसी समय चाहे मैं खाता रहूं या शयनागार में रहूं, मैं जहाँ भी रहूं प्रतिवेदन प्रजा की दशा से मुझे अवगत कराएं। मैं सर्वत्र प्रजा कार्य करूंगा। सब लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है और इसका मूल उद्योग तथा कार्य तत्परता है। 7वां जो था इसमें सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान था। 8वां जो था 8वें में सम्राट अब विहार यात्रा को त्याग दम्भ यात्रा करेंगे तथा विभिन्न वर्गों से संपर्क करेंगे। 9वां में जन्म बीमारी विवाह के उपरांत तथा यात्रा के पूर्व होने वाले समारोहों की निंदा की गई है। पत्नियों व माताओं द्वारा समारोह मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके स्थान पर अशोक दम्भ पर बल देता है और समारोहों की व्यर्थकता की बात करता है। 10वां जो है इसमें ख्याति व गौरव की निंदा तथा दम्भ नीति की श्रेष्ठता पर विचार प्रकट किया गया है। 11वां जो है इसमें दम्भ नीति की व्याख्या की गई है। इसमें बड़ों का आदर, पशु हत्या न करने तथा मित्रों के प्रति उदारता पर बल दिया गया है। जो 12वां है इसमें सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का प्रतिवेदन किया गया है। प्रसिद्ध उदाहरण जो कोई भी अपने धर्म का आदर करता है और अपने धर्म के प्रति लगाव के कारण दूसरों के धर्म का अनादर करता है, वह इस प्रकार सर्वधर्म को अधिक हानि पहुंचाता है। 13वां जो है इसमें कलिंग की लड़ाई और वहाँ के विनाश का वर्णन है। यहाँ अशोक के युद्ध विरोधी विचार हैं। इसमें युद्ध की त्रासदी का विस्तृत विवरण मतलब वर्णन किया गया है और इससे संकेत मिलता है कि वह युद्ध का विरोधी क्यों हो गया। इसमें अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है जो कंबोज, गांधार, रठिक, राष्ट्रिक, भोजक, पितनिक, आंध्र, नाबक, नाबपक्ति, परिमिदक,
10 आदि। इसमें अशोक के समकालीन 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख है। एंटियोकस फर्स्ट मतलब सेकंड सीरिया, और फिर फिलाडेल्फस, टॉलमी सेकंड मिस्र, एंटियोगोनस मकिदुनिया, फिर मागस सीरीन, और फिर अलेक्जेंडर एम्पीरस। प्रसिद्ध उदाहरण राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में देवनापिय ब्रेट में प्रियदर्शनी राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। युद्ध में देवनापिय दंभ विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है। 14वां, इसमें लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए बारंबार प्रेरणा दी गई है। इसी के साथ हमारा जो आज का पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।